नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लेकिन आरएसएस ने अब चिंता जाहिर करी है। जी हाँ, ये चिंता जाहिर इसलिए भी की गई है क्योंकि जो केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी का माहौल था, उसको लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो कुछ बयान देते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आरएसएस ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि आपको ये जो सब कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको शांत करना होगा। अगर ये सभी चीजें ठीक नहीं होती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसी के चलते जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। तो अब जिस तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह की स्थिति है ये बढ़ती जा रही है और चिंता का विषय बनती जा रही है, क्या ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बागी सुर अपनाते हुए नजर आएंगे या फिर शांत हो जाएंगे? फिलहाल आप पूरे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी माही मौजूद हैं। माही, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अब आरएसएस की ओर से चिंता जाहिर की जा रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ये संकेत दिए जा रहे हैं, ये बयान दिए जा रहे हैं कि आपको इस पर काम करना होगा, अपनी अंतर्कलह की जो स्थिति है उसको ठीक करना होगा। अगर ये ठीक नहीं करते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में नतीजे वो होंगे जो लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के रहे थे। क्या लगता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो बागी सुर अपनाते हुए नजर आ रहे थे, लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, क्या वो शांत होते नजर आएंगे और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की सुर गाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखा जैसे ये आपने कि कुछ दिन पहले शीर्ष कमान ने जब इनको ऑर्डर दिया कि आप लोग अपने अंदर का मनमुटाव जो है वो खत्म करिए, इससे चुनाव पर असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान पहले ही हो चुका है। तो उसके बाद फिर आरएसएस ने भी बीच में आपने देखा कि किस तरीके से मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई थी लोकसभा चुनाव हार के बाद। ऐसे में अब फिर से एक बार मीटिंग होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अभी ये जो बात है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अनुप्रिया पटेल भी कुछ दिन पहले पीएम मोदी से मुलाकात करती हैं और वहां पर योगी आदित्यनाथ की खामियों को गिनाती हैं कि किस वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में पार्टी में जो अंतरकलह चल रही थी उससे जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बन रही थी कि आखिरकार हमारा नेता कौन है और वोट किसको देना है। क्योंकि आप देखेंगे जो दलित वोट बैंक है, केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद, इनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। और जाहिर सी बात है कि ये सहयोगी दल है। ऐसे में इनको अगर दरकिनार कर दिया गया केशव प्रसाद मौर्य के साथ तो योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे थे और वो हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पार्टी पूरी जो है वो बिखरते हुए नजर आ रही थी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और वहीं अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखे जाते हैं। जब वो डाउन कब पड़े थे, जब सिराथू सीट से पल्लवी पटेल उनको हरा देती है, तो कहीं ना कहीं फिर पूरा मामला और केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम पद के लिए उतने आगे नहीं आते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर जैसे योगी आदित्यनाथ घिर जाते हैं और फिर जातीय जनगणना का मुद्दा प्रिया पटेल उछालती हैं, आरक्षण का मुद्दा उछालती हैं, तो उससे ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य की हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो वर्ग के लोग हैं, उनको योगी आदित्यनाथ दरकिनार कर रहे हैं, अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, कैबिनेट में नहीं बुलाते हैं, मीटिंग्स में नहीं बुलाते हैं। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी और ये मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि ये भरे मंच से कहीं ना कहीं एक दूसरे को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे थे, ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे। बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से 43 विधायकों के साथ और 2 सांसद और 10 मंत्रियों के साथ फोटो डाली थी और अपने संख्या बल का प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दे दिया था कि 100 विधायक लाओ, सीएम पद पाओ, कहीं ना कहीं ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए किरकिरी का कारण बन रही थी। और यही कारण है कि इन सब बातों को देखकर आरएसएस ने ये संज्ञान लिया है, ये मीटिंग की है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी में इस तरीके की बातें ना हो, इस बार के उपचुनाव में सीटें इस वजह से ना गंवानी पड़ जाए कि पार्टी में अंतरकलह चल रही है।
तो शायद बीजेपी और कहीं ना कहीं आरएसएस इस बात को जिम्मेदारी उठाने के लिए और कहीं ना कहीं इनको जिम्मेदारी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आरएसएस ने साफ तौर पर यह बात कही है कि संगठन और सरकार दोनों बराबर है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने हमेशा से ये बात कही है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उस पर खामोश रहे। लेकिन अब आरएसएस ने यह बात कह दी है कि संगठन और सरकार दोनों बराबर है, आप लोग मिलजुल कर काम करिए। तो इससे साबित होता है शालिनी की आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये जो खटास है वो देखने को नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं लोगों को जो पद का, जो जिम्मेदारियों का जो बंटवारा है इस तरीके से किया गया है कि दोनों में आपस में किसी भी तरीके की खटपट ना होने पाए। बिल्कुल, अब देखना वही होगा कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस द्वारा जो चेतावनी दी गई है उस पर खड़े उतरते हुए नजर आते भी हैं या नहीं। लेकिन वहीं अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए मिल्कीपुर सीट की, तो मिल्कीपुर सीट पर इस बार जो जिम्मेदारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के आम चुनावों में हार हो जाती है, लेकिन वहीं जिस तरीके से अयोध्या में हार होती है, अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कहीं ना कहीं ये आगाज हो जाता है कि इस बार जो हार हुई है धर्म की राजनीति को लेकर शायद हुई है। उसके बावजूद भी जो कांवड़ यात्रा पर बयान आदेश दिया जाता है और लगातार यहाँ पर धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी भी सक्रिय नजर आ रही है, धर्म की राजनीति करती नजर आ रही है। इसका कितना नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है, और क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो धर्म की राजनीति है इसको छोड़ेगी भी या नहीं? देखिए शालिनी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप देखेंगे कांवड़ यात्रा पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ट्रोल हुए और बार बार विपक्षी पार्टियां उन पर अटैक करने लगी और उनके एनडीए के सहयोगी दल ही उनके ऊपर आंखें दिखाते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से हटे नहीं। तो यही मुझे लगता है कि बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब से बीजेपी का गठन हुआ है तब से कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अब तक चलती हुई नजर आ रही है। आपने देखा जब अयोध्या मंदिर का विवाद हुआ था 1992 में, तब भी कहीं ना कहीं यही हिंदुत्व का मुद्दा था, और जिसमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का पूरा मामला निकल कर आया था, और तब इन्हीं बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया था, लोगों की अगुवाई की थी। तो उससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के बयान नहीं दे रही है, उनका वास्तविक से जो एजेंडा है। और आरएसएस अगर जुड़ी हुई है तो आरएसएस का भी यही मुद्दा रहा है कि हमेशा से हिंदुत्व को आगे रखना, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान देखेंगे तो हिंदुस्तान और नेपाल दो ही ऐसे देश हैं जो हिंदुओं की राजनीति करते हैं, नहीं तो आप देखेंगे कि 56 कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक एजेंडा ही बन गया है। ऐसे में अब यहाँ पे भारत की इतनी विभिन्नताएं हैं और यहाँ पर लोग अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। अखिलेश यादव किसी और वर्ग को लेकर फायदा उठाते हैं, अलग अलग धर्म जाति, यादव कुर्मी, और फिर वैसे आप देखेंगे शूद्र, ये तमाम तरीके के क्षत्रिय ब्राह्मण, तमाम तरीके के ऐसे जो जातियां हैं जिनको लेकर राजनीति करते हैं। और योगी आदित्यनाथ का यही फैसला हमेशा से रहा है कि वो हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। और जैसे आपने देखा कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती हुई नजर आई, उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान को लेकर बयान दे देते हैं, और उसके बाद फिर ये अटकलें लगाई जाने लगती है कि अब यही बीच में समझौता हुआ है कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ जो है वो पीएम पद के दावेदार बन सकते हैं, क्योंकि कुछ सालों बाद हो सकता है कि पीएम पद से मोदी जी अपना वो छोड़ देंगे, अपना पद छोड़ देंगे, और फिर योगी आदित्यनाथ को आगे किया जा सकता है और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जा सकता है। लेकिन वहीं एक छोटा सा सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से मिल्कीपुर की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, लेकिन अगर मिल्कीपुर पर भी भारतीय जनता पार्टी उपचुनावों में हार जाती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर क्या इसका पूरा ठीकरा फोड़ा जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की, अवधेश प्रसाद का जो क्रेज है, और वही अवधेश प्रसाद का क्रेज मिल्कीपुर में भी रहा है। मिल्कीपुर से वो विधायक रह चुके हैं और वही फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उठाया है। और अगर आप देखेंगे अजीत प्रसाद का, तो अगर इस बार अजीत प्रसाद उसी एजेंडे पर काम करते हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। आप देखेंगे शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी खुलकर बात नहीं करती, लेकिन अखिलेश यादव ने इसी बात का फायदा उठाया अयोध्या में, और यही फायदा अगर मिल्कीपुर सीट पर उठाते हैं और योगी आदित्यनाथ उसके लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, कोई बड़े वादे नहीं करते हैं, कोई बड़ी ऐसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं करते वहां की जनता को, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट जो है योगी आदित्यनाथ के हाथ से जा सकती है। और वहीं अगर कटहरी सीट पे बात करें तो कटहरी पे भी मायावती का दबदबा हमेशा से माना जाता रहा है, क्योंकि वहां पर दलित वोट बैंक बहुत
बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अगर मायावती योगी आदित्यनाथ को समर्थन दे देती हैं इनडायरेक्टली, जैसा उन्होंने हर चुनाव में दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ कटहरी सीट आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मिल्कीपुर सीट अगर कोई ऐसा बेहतर कैंडिडेट नहीं उतारा उन्होंने तो शायद मुश्किल हो जाएगी मिल्कीपुर सीट निकालना। बिल्कुल, अब भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जीत दर्ज करनी है और मिल्कीपुर तो उनकी साख बन चुकी है, क्योंकि अयोध्या में हार गए हैं। अब कहा जा रहा है कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर से जीत दर्ज करने के बाद होगा। अब देखना यही होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी तमाम रणनीतियों के तहत जीत दर्ज करती हुई भी नजर आएगी या नहीं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो खटास है ये खत्म होगी भी या नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।